नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कॉर्पोरेट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सीसिप एक ऐसा प्लान जिसके जरिए आपकी कंपनी आपकी सैलरी से पैसा काट कर सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती है, जिससे आपकी सैलरी के छोटे से हिस्से से आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और कई मामलों में कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए फायदेमंद भी है। लेकिन क्या इसके सिर्फ फायदे हैं या फिर नुकसान भी? सीसिप और कैसे काम करती है, अभी कौन सी एएमसी सीसिप की सुविधा दे रही हैं, इसको आप समझेंगे आज। और साथ ही बात करेंगे कैसे फायदेमंद है स्टेप अप एसआईपी। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी और रुंगटा सिक्योरिटीज में सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ हैं। प्रवीण, हर्ष, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सीसिप कॉर्पोरेट एसआईपी, पहले जरा इसका मतलब समझने की जरूरत है। क्या है खास इसमें, क्योंकि अब तक हमें यही मालूम है कि एक एम्प्लॉयर आपका प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी से काटता है, जिसमें वो खुद का भी 12% का योगदान देते हैं। लेकिन जो ये सीसिप है, कॉर्पोरेट एसआईपी है, ये इन्वेस्टमेंट का कैसा नया तरीका है प्रवीण? नमस्कार स्वाति। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि अब तक हमने इतने सालों में ईपीएफ का जिक्र सुना है कि एम्प्लॉयर आपके डिडक्शन करते हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन भी साथ में करते हैं। बट जो उस चीज का बेसिक क्रक्स है और जो एक बहुत अच्छी चीज वो मेरे ख्याल से अपने एम्प्लॉयज के जीवन में लेके आता है कि आपके पास एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आपका एक फिक्स्ड इनकम का कॉर्पस बनना शुरू हो जाता है। जो कॉर्पोरेट एसआईपी है, ये अभी कोई गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम नहीं है। ये डिफरेंट एएमसीज जो है वो कंपनीज के साथ टाई अप करती हैं और वहां पे कलेक्टिवली डिसाइड किया जाता है कि आपकी सैलरी में से एट द कंपनी लेवल ओनली आपकी सैलरी को डिस्पर्स करने से पहले ही आपने जितना अमाउंट सोचा होगा उतनी आपकी एसआईपी डिडक्ट हो जाएगी और बची हुई रकम आपके पास सैलरी की तरह आ जाएगी। सो मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने इस चीज के लिए ऑप्ट किया एंड उनकी सैलरी मान लीजिए लगभग 1.5 लाख है महीने की। एंड अगर स्वाति यहाँ पे वो 15,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, सो 15,000 उनका फ्रॉम द कंपनी विल बी गोइंग इस एसआईपी की तरफ, और जो बाकी 1,35,000 है वो उनके बैंक में जमा हो जाएगा अपनी सैलरी क्रेडिट के दिन। तो एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका है, क्योंकि ज्यादातर हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि जब पैसा आता है उसके बाद कई लोग इंट्रोड्यूस कर पाते हैं अपने आप को इन्वेस्टिंग की तरफ, स्पेशली इक्विटीज की तरफ कई बार रिलक्टेंस रहती है। सो एट कंपनी लेवल मेरे ख्याल से एक इनिशिएशन अगर हो जाती है इसके थ्रू, तो बहुत सारे स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स और जो उनके यंग एम्प्लॉयज हैं वो इस इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स अलग से नहीं है। आप ही की सैलरी की एक छोटी रकम थ्रू आपकी कंपनी शुरू में ही चली जाएगी। एंड स्वाति, यहाँ पे जो कलेक्टिवली जो कंपनी जितनी भी रकम जमा करती है, मान लीजिए किसी की 5,000, 10,000, 20,000 की एसआईपी जाती हैं, सो मान लीजिए ये ओवरऑल अमाउंट महीने भर का 10 लाख हो गया, तो एक कॉमनली ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू और एक थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन के थ्रू एएमसी के पास जाएगा एक साथ पूरा पैसा, और जो भी प्री डिसाइडेड अमाउंट्स होंगे हर एम्प्लॉय के, उनके उस प्रेफर्ड स्कीम में वो निवेश कर दिया जाएगा। तो कॉर्पोरेट एसआईपी ये एक कह सकते हैं एक तरीके से आपकी सैलरी से एक प्री डिफाइंड जो अमाउंट है उसको म्यूचुअल फंड में डालने का एक तरीका है। मतलब आपके पास सैलरी आए उससे पहले ही ये एक जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाता है टुवर्ड्स योर म्यूचुअल फंड अकाउंट। जबकि एक नॉर्मल रेगुलर एसआईपी जो आप करते हैं, आपके पास सैलरी आती है, उसका आप कुछ हिस्सा जितना भी आप एसआईपी करते हैं तब जाकर आप डालते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। लेकिन क्या फायदे हर्षवर्धन हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सुविधा देनी एएमसीज ने शुरू की है इन कॉर्पोरेशन विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, क्या आपको इसका फीडबैक लग रहा है, मिल रहा होगा? क्योंकि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों की जो इंटरेस्ट है वो तो बढ़ा है ही। और अगर ऐसा कोई तरीका है जिसमें उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सैलरी से पहले ही वो अमाउंट डिडक्ट हो गया और बाद में उसको मैनेज करने का कोई ज्यादा झंझट नहीं है, तो क्या वाकई है फायदेमंद ये? तो देखिए स्वाति, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो प्रोसेस जो अरेंजमेंट है, ये इंश्योरेंस कंपनियां बहुत पहले से कर रही हैं। तो हम अगर बात करें 30-40 साल से एलआईसी की एक सुविधा है एसएसएस, सैलरी सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, यही सेम प्रोसेस है कि अगर एक कॉर्पोरेट अगर लिस्टेड है एलआईसी के साथ में, तो उन कॉर्पोरेट के सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक फॉर्म भर के दे सकते हैं एलआईसी को और अपनी कंपनी को
ये कहते हुए कि आप जो सैलरी मुझे देते हैं उससे पहले आप इतनी रकम मेरी प्रीमियम के रूप में काट के सीधा LIC को दे दीजिए और उसके बाद मुझे पेमेंट करेंगे। तो ये जो सुविधा है, ये जो अरेंजमेंट है, ये इंश्योरेंस कंपनी LIC पर्टिकुलरली बहुत पहले से चला रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो सुविधा है, ये म्यूचुअल फंड में भी अभी ऑप्शंस मिलने लग गए। अब पहले क्या होता था कि ये अलाउड नहीं था, क्योंकि आप थर्ड पार्टी जो PMLA गाइडलाइंस है उसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, तो वो पैसे जो जाने चाहिए वो मेरे अकाउंट से जाने चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पैसा जो जमा कर रही है वो मेरा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो इसके लिए थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन का एक फॉर्म देना होगा, और ये जो रिलेशनशिप है ये एस्टैब्लिश करना होगा कि आप एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय के लिए भर रहे हैं और उनके पैसे ही कट के आप जमा कर रहे हैं। अब जो आपने बोला कि इसके फायदे क्या हैं, तो फायदे सिंपल पॉइंट में ये है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अकाउंट में मान लीजिए पैसे क्रेडिट होते हैं 1 तारीख को सैलरी के रूप में। SIP की डेट जो है वो 5 तारीख या 7 तारीख की देते हैं। ऑब्वियसली आप 2-3 दिन बाद की देंगे, ऐसा नहीं है कि जिस दिन सैलरी क्रेडिट आनी है उसी दिन आप SIP देंगे। इस दौरान 3-4 दिन में कई बार ऐसे होता है कि अगर आप पैसे खर्च कर दें तो आपकी SIP बाउंस होती है। इस अरेंजमेंट में ये है कि आपको पैसे आएंगे ही नहीं आपके अकाउंट में। तो जो SIP आप कर रहे थे वो एम्प्लॉयर अपने लेवल पे ही काट के वो पैसे AMC को दे देगा। अब इसके 3-4 पहलू हैं जिनका ध्यान रखना है। पहले तो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये अरेंजमेंट कंपनी का और म्यूचुअल फंड का होना जरूरी है। दूसरा कि उनमें कौन सी स्कीम्स आपको दी जा रही है। या मान लीजिए कि AMC के पास 25 स्कीम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी स्कीम्स ऑफर करेंगे इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एटलीस्ट टू बिगिन विद। हो सकता है कि आगे जाते हुए हम देखेंगे कि ये अरेंजमेंट वाइड स्प्रेड हो जाए। तो एम्प्लॉयर स्टैंड पॉइंट से सिर्फ इतना है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, सीधा आपकी सैलरी में से कट के एम्प्लॉयर अपने लेवल पे भेज देगा। अब एक सवाल लोगों में ये जरूर आएगा कि पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया है, तो अगर मुझे कभी रिडीम करना हो तो क्या होगा। ये फोलियो आपके नाम से ही क्रिएट हो रहा है। इस फोलियो में जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपके ही रजिस्टर होंगे। तो अगर जब भी आपको रिडीम करना होगा ये पैसे आपके अकाउंट में सीधा आएंगे। तो इसमें वो एम्प्लॉयर का कनेक्शन नहीं होगा कि रिडेम्पशन के बाद क्या एम्प्लॉयर के पास वापस पैसे जाएंगे और एम्प्लॉयर हमें देंगे, वैसी बात नहीं है। आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस डिसिप्लिन में नहीं जाना चाहते कि पैसे अकाउंट में आए फिर वो डेबिट करें। तो आई थिंक इट्स प्राइमरली डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फायदा वहीं पे है। प्रबलीन, एक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रेगुलेटर को भी आ रही है म्यूचुअल फंड में, वो है प्रोडक्ट मिस सेलिंग की। है तो बहुत अच्छा आइडिया ये कि आप जो कंपनी है वो आपको एक सुविधा दे रही है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। मैं बस एक आइडिया आपसे लेना चाहती हूँ, क्या कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी एक AMC, किसी एक प्रोडक्ट की तरफ एक तो फेवरेटिज्म बढ़ने का क्या कोई स्कोप आपको लग रहा है, या इन अ वे किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से क्या कोई प्रोडक्ट मिससोल्ड भी हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में? जी स्वाति, जो आपने पॉसिबिलिटीज बोली हैं इनको हम डेफिनेटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी बनती है कि जैसे अभी हर्षवर्धन ने भी मेंशन किया कि कितनी वैरायटी है, कितनी स्कीम्स लेके आ रहा है AMC उस कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि उनके पास इक्विटी में 15 डिफरेंट टाइप्स हों, पर उनका थोड़ा सा फोकस जो AMC लेवल पे मान लीजिए 5 या 7 स्कीम्स पे है, तो वही वो ऑफर कर रहे हो इस अंडर कोलैबोरेशन। तो एक हल्का सा वहां पे चांस बन सकता है कि जब तक हमारे पास पूरी वैरायटी, पूरा आपके पास वैरायटी ऑफ AMCs और एक ब्रॉडर चॉइस नहीं बनती है, कि एक रिस्ट्रिक्टिव चॉइस के अंडर एक बायस क्रिएट हो सकता है। एंड जो ये टाइप्स हैं इनमें इस चीज को हम टोटली मतलब रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ऐसा चांस बन सकता है कि माइल्ड फेवरेटिज्म और ऑब्लिक एक हल्का सा जो एक नज होता है कि हाँ ये 6 स्कीम्स है बहुत अच्छी और वही आपको ऑफर की जा रही हैं, तो क्या पता वहां पे एक फोकस हो हल्का सा AMC का उन्हीं स्कीम्स की तरफ। सो डेफिनेटली जो आपने पॉइंट बोला है वो बहुत पर्टिनेंट है एंड इस चीज का मेरे ख्याल से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे भी हर्षवर्धन ने बोला स्वाति, दैट यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये जो इस टाइप की कोई भी जैसे हमने कॉर्पोरेट अलायंस किया है, इस चीज को हम जो कंपटीशन है ना वो एक बहुत बड़ा लेवलर होता है। तो जब मान लीजिए आपकी कंपनी के साथ 10 डिफरेंट AMCs इन पैनल है और आपके पास चॉइस है, वैरायटी है एंड आपके पास फ्रीडम है कि आप देख पाए कि आप
कंपेयर कर पाए कि मान लीजिए आपने एक मिड कैप फंड चुनना है पर आपके पास कम से कम 8-10 डिफरेंट कंपनीज के फंड्स अवेलेबल हो, देन आई थिंक आप ट्रूली एक बेटर तरीके से इस स्कीम का लाभ उठाते हुए वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे और एक ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो अपने लॉन्ग टर्म के लिए बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपटीशन है एंड मोर एम्पैनलमेंट उस कंपनी के साथ जहां आप काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस टाइप की चीजों की कोई गुंजाइश ना हो। हर्षवर्धन, सीसिप यानी कॉर्पोरेट एसआईपी, हमने फायदे भी समझे, थोड़ी इससे जुड़ी हुई जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी जाना। अब ये आपकी नज़र में मुझे बताइए, क्या इसको एक किसी भी एम्प्लॉई को क्या अवेल करना चाहिए? क्योंकि हम एक रेगुलर एसआईपी वर्सेस अगर कॉर्पोरेट एसआईपी की बात करें तो ज़्यादा फायदा कहाँ पर है? तो देखिए स्वाति, ये जो अरेंजमेंट है ये प्योर कन्वीनियंस का अरेंजमेंट है। इसमें आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉर्पोरेट एसआईपी के जरिए जाते हैं तो आपको कुछ एडिशनल फायदा मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर आपने खुद से अपनी एसआईपी की हो। तो इसमें और कोई एडवांटेज नहीं है, सिर्फ इसमें एक कन्वीनियंस का एडवांटेज है और एक डिसिप्लिन का है। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आने ही नहीं चाहिए और उसके पहले ही डिडक्ट होना चाहिए, तो सिर्फ एंड सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें अगर मैं देखूं, अगर आप ऐसे एक निवेशक हैं जो खुद डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जो एसआईपी की डेट अगर आनी है तो आपके बैलेंस रहता है उसके अंदर, अगर आप वैसे एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट ये फायदेमंद ऐसा होगा कि आप खुद से एसआईपी करें। बहुत क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि इसमें चॉइसेस जो आपके हाथ में रहेंगे बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, कभी भी आपको एसआईपी बंद करनी है वो आप अपने आप ऑनलाइन जाके उसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपने मैंडेट अपने एचआर को दे रखा है, अपनी कंपनी को दे रखा है, आपको अपनी कंपनी से वापस कांटेक्ट करना होगा और उनको बताना होगा कि भाई ये एसआईपी बंद करिए और ये चेंजेस करिए। अब आप खुद से सोचिए स्वाति, आप अगर मान लीजिए अपने एम्प्लॉय के पास जाते हैं, कितनी बार आप ये एसआईपी बदल सकती हैं? एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज्यादा हो जाए। लाइक मान लीजिए आपने अपनी एसआईपी बंद करनी है, चेंज करनी है, आप ऑनलाइन गए, तुरंत हो गया। यहाँ पे आप एक एडिशनल लेग है जहां आपको अपने एचआर को, अपनी एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि भाई ये एसआईपी बंद करो, ये चालू करो। मान लीजिए 3 महीने बाद आपने फिर से डिसाइड किया कि एसआईपी नहीं कंटिन्यू करनी है, फिर आप एचआर के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वो कंपनी वाला भी एक बार बोल देगा भाई डिसाइड कर लो एक बार करना क्या है। सो आई थिंक ये सारे जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उसकी फाइनल माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो जो इंसान ये चाहता है कि मुझे पैसे आए ही नहीं और कट होके चले जाए, सिर्फ ये कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा इसके और कोई फायदे नहीं है। आपने स्वाति एक सवाल पहले भी पूछा था कि इसके कोई ऐसी भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट में बायसेस हो जाए। तो वेल, जहां पैसा है वहां पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो ही सकती है। पॉइंट सिंपल है, अगर एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिनके मान लीजिए हजारों एम्प्लॉयज के साथ टाई अप होता है और एज एन एम्प्लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट, आप किस एएमसी के साथ टाई अप करते हैं ये फिर आप डिक्टेट करने लग जाते हैं टर्म्स। अगर कोई आप एएमसी को जाके बोलेंगे कि मेरे पास 5,000 एम्प्लॉयज हैं जो आपकी एसआईपी आपके साथ करेंगे, तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे कोई और इंश्योरेंसेस में या कहीं अपने कोई दूसरे कॉर्पोरेट टाइप्स के साथ मुझे फायदा दीजिए। तो पॉइंट सिंपल है, जिसके पास नंबर्स आज की तारीख में वो आर्म ट्विस्ट भी करते हैं, वो उसे यूज भी करेंगे अपने कॉर्पोरेट फायदे के लिए। सो यस, जहां पैसा वहां कॉम्प्लिकेशंस, वहां कंट्रोवर्सीज। तो एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन, कन्वीनियंस दिखना चाहते हैं तो एनरोल करें, नहीं तो आप अपनी एसआईपी जो रेगुलरली करते हैं उसमें फार मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस आपको मिलेंगी। बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट एसआईपी करें या फिर रेगुलर एसआईपी ही बेहतर है। हमने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझे। कॉर्पोरेट एसआईपी में आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल में जाना पड़ जाता है, कंपनी से पूछना पड़ेगा बंद या शुरू करने से पहले। रेगुलर एसआईपी में आप अपने पैसों के खुद मालिक हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो समझना ज़रूरी है, लेकिन है तो दोनों कमाल के आपके लिए ऑफर्स। एक छोटा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात करें कॉर्पोरेट एसआईपी के, मतलब आपकी कंपनी आपके लिए म्यूचुअल फंड में पैसे भी डाल सकती है, आपके अकाउंट से फायदा आप ही को होगा, लेकिन हाँ, एक डिसिप्लिन निवेश का अच्छा तरीका जरूर है ये। इसी पर थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ है, रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा से हम बात कर रहे हैं।
प्रवीण, जरा ये बताइए, एक फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डालना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं। हम ना सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनते हैं, बल्कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है हम उस पर स्टेप अप भी करते हैं। तो ये जो एक कॉर्पोरेट एसआईपी, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, क्या वो इन तमाम जो डायनेमिक्स है ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग उसको लग रहा है आपको कि एड्रेस करता हुआ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से स्वाति, जो अभी हम इंडिया में देख रहे हैं एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं। ऑफकोर्स उसका परसेंटेज बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग SIPs के माध्यम से, बिकॉज वो कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है। आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पूल के थ्रू आप इक्विटीज में निवेश करते हैं, सो SIPs के थ्रू आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारा इन्फ्लेशन हाई है। अगर आज हम चाहते हैं कि अपने फ्यूचर गोल्स के लिए हम कुछ बचाएं, मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट हो या आपके बच्चों की एजुकेशन हो, उसके लिए निवेश करना बहुत जरूरी है और शुरुआत से ही। एंड डेफिनेटली सो वहां पे SIPs एज अ कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब स्वाति, वो किस रूप में की जाए, क्या आपकी कॉर्पोरेट SIP होनी चाहिए या आपकी रेगुलर SIP होनी चाहिए, ये ऑफ कोर्स डिबेटेबल है। बट मेरे को जो कॉर्पोरेट SIP का एक बेनिफिट जो अभी हर्ष ने भी वही मेंशन किया है कि जो आई थिंक एक इनिशियली एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है दैट कॉर्पोरेट SIP कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सबको अपने पोर्टफोलियोज में SIP की जरूरत है अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए, लंबे समय के बाकी गोल्स को अचीव करने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हम देखते हैं जिन कंपनियों में ESOPs मिलते हैं या जिन कंपनियों की कोई स्टैंडर्ड इस टाइप की पॉलिसीज होती है जहां सारे एम्प्लॉयज को कोई ऑप्शन दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का, वहां पे एक हर्ड मेंटालिटी जिसको हम यूजुअली नेगेटिव मानते हैं, इस केस में वो हर्ड मेंटालिटी थोड़ी सी पॉजिटिव वर्क कर जाती है और आप अपने साथियों को, कलीग्स को देख के उस चीज को करने के लिए थोड़े से इनकरेज हो जाते हैं। तो एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्वाति, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट SIP कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। बट मेरे ख्याल से अल्टीमेटली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अपने अच्छे से करने की जरूरत है, अपने गोल सेट करने की जरूरत है। उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे कि आपको कितना SIP करना है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को अपने अपने एंड पे अपने निवेश को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा है। और इसमें एक जो और छोटा सा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो वहां पे भी एक हल्का सा नज मिल सकता है निवेशकों को, अगर आपका HR उस कंपनी का थोड़ा प्रोएक्टिव हो कि चलिए आपकी सैलरी बढ़ी है तो आप अपनी SIP क्यों नहीं बढ़ाते। तो ये थोड़ा सा कंपनी के एंड पे भी देखना पड़ेगा कि कितने प्रोएक्टिवली वो इस चीज में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से स्टेप अप SIPs भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी फाइनेंशियल जर्नी का, गोल्स को अचीव करने के लिए। बिल्कुल। और स्टेप अप SIP से एक वेल्थ क्रिएशन का जो एक पूरा टारगेट है, हर्ष, अगर आंकड़ों में समझे तो कैसे अचीव किया जा सकता है? क्योंकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं। सैलरी जैसे बढ़ेगी, आप कम से कम सालाना 10% तो स्टेप अप कीजिए ही, तभी तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न ले पाएंगे। स्वाति, इनफैक्ट ये जो आपने मुद्दा उठाया है स्टेप अप का, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह कोलैबोरेट करता है जो हम सैलरी से पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम ने बताया कि अगर आपकी सैलरी आज एक एक्स अमाउंट है, आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, अगले साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, और अगर आपकी HR डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव है तो वो आपको सामने से नज करते हैं ये कहते हुए कि देखिए अभी आपकी सैलरी 10% बढ़ी है, आपकी SIP हमें पता है 5,000 की हो रही है या 15,000 की हो रही है, क्यों ना हम इसे भी बढ़ा के 10% से बढ़ाएं अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट 10% हुआ है। तो ये जो स्टेप अप आप अगर हर साल करते रहें तो उसका जो मैजिकली एंड में जो फर्क पड़ता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं, 20 साल के लिए SIP कर रहे हैं और 12% की ग्रोथ हो रही है, तो आप 20 साल बाद अगर रेगुलर खाली सिर्फ 10,000, आपने कुछ बढ़ाया नहीं है, तो ये बन जाता है करीबन 1 करोड़ रुपए। और यही चीज अगर आप 10% स्टेप अप करते रहे हर साल, तो आपने शुरू किया 10,000 से, अगले साल उसे 10% से बढ़ाया, फिर और अगले साल 10% से बढ़ाया, ऐसे करते करते अगर आप इसे 20 साल तक स्टेप अप करते रहते हैं तो आपका जो एंड कॉर्पस है वो 1 करोड़ की जगह वो 2 करोड़ बन जाता है। यही चीज अगर आप 20,000 रुपए की SIP का उदाहरण लें,
तो उसमें आप 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको लगभग डबल का फर्क पड़ता है। तो 20 साल में आपका 1.84 करोड़ होता है, और ये स्टेप अप आप 10% का करते हैं तो 3.72 करोड़ हो जाता है। जो आप अपने जो अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, तो मैं इंसिस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स को कि ये कंपैरिजन अच्छी तरह समझें कि एक एसआईपी रेगुलरली करते रहना और उसमें 10% स्टेप अप करने से एंड रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ये इतना जो आप स्टेप अप करते हैं, अपना इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल में कर सकते हैं कि भाई आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको जो टारगेट आपने शुरुआत में डिसाइड किया था उससे कई ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी जब आप 20 साल या 30 साल बाद रिटायर होंगे। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए, आपकी इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए स्टेप अप एसआईपी जो एक फैसिलिटी है बहुत अच्छी है और इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें भी एक और कमाल का जो ट्रेंड हम देखते हैं प्रबलीन, वो ये है कि जब आप अपना पहला करोड़ कमाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 साल लगेंगे, लेकिन उसके आगे जो डबलिंग होती है, कंपाउंडिंग होती है, उसमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। तो जरा बताइए ये मैथमेटिक्स कैसे काम करता है? बिल्कुल स्वाति, जो कंपाउंडिंग है आई थिंक वो तो मैजिकली वर्क करता है। हम इसका छोटे जबकि कम रिटर्न्स मिलते हैं, पर हम पीपीएफ और ईपीएफ में भी कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं, और सेम कंपाउंडिंग का मैजिक हम एसआईपीज में भी देखते हैं। बस निवेशकों को ये याद रखना है कि जब हम एसआईपीज में निवेश कर रहे हैं तो हमें कंपाउंडिंग मिल रही है, पर नॉन लीनियर। क्योंकि शुरुआत में स्पेशली 3-4 साल में हम देखते हैं कि थोड़ा सा निवेश नीचे भी जा सकता है, और उसके बाद हम उसको बिल्डअप होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो अगर हमारा सबका जो सपना होता है कि 1 करोड़ हमारा पोर्टफोलियो बने, तो अगर आज कोई निवेशक 45,000 की अपनी एसआईपी से शुरुआत करे तो लगभग वो 10 साल में अपना पहला करोड़ बना लेंगे 12% के रियलिस्टिक रिटर्न्स पे। बट अपना दूसरा करोड़ स्वाति वो सिर्फ 14.5 साल में अचीव कर लेंगे, यानी कि 2 करोड़। तो जो टाइम पीरियड है जिसमें पूरे 10 साल लगे, अब आपके सिर्फ करीबन 4.5 साल लगे उस चीज को डबल करने में, और उसके बाद आप 18 साल से पहले अपना तीसरा करोड़ बना लेंगे, तो वहां टाइम फैक्टर और कम हो गया। और उसके बाद फर्दर कम होते हुए सिर्फ 1-2 साल के समय में आपका चौथा करोड़, और आपकी 21 साल के समय तक आप पूरे 5 करोड़ बना सकते हैं। और यहाँ अभी हमने स्टेप अप की बात नहीं की, ये सिर्फ आपके 45,000 की इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं जो आप रेगुलरली करते रहे। और समय के साथ स्वाति, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है, हमारी जैसे सैलरीज बढ़ती हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल एक्सपैंड होता है, बहुत जरूरी है कि आप स्टेप अप करें, लंबे समय के लिए निवेश करें, और वहीं पे आप इस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो टाइम के साथ बढ़ती है। जितना समय आपने उस निवेश को दिया होगा वहां पे आप उस स्पीड को बनता हुआ देखेंगे अपने निवेश में कि आपकी कितनी जल्दी डबलिंग होती है पोर्टफोलियो की। सो आई थिंक इसके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए निवेशकों को। बिल्कुल। तो ये रही अच्छी बातचीत हमारी रही आज। कॉर्पोरेट एसआईपी, रेगुलर एसआईपी क्या करे, हर किसी को कुछ ना कुछ डेफिनेटली सूट करता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी विकल्प चुने। धन्यवाद आपका प्रबलीन, और हर्षवर्धन आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।